हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुँचाने का भरसक प्रयास कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में थोड़ा सा सहयोग मैं कर पाऊँ, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपके साथ आए हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, यहाँ से प्रश्न बनना तय है। और विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो आने वाली हों या जो पीछे हो चुकी हैं, यहाँ से प्रश्न, यदि प्राचीन इतिहास से कोई भी प्रश्न बनता है तो महाजनपद काल उससे अछूता नहीं रहता है। किसी न किसी महाजनपद की राजधानी पूछ ली जाती है, या फिर इस महाजनपद के बारे में ही कोई ऐसा तथ्य जिनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न अवश्य बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल डिसाइड टू क्रैक को अभी अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली समस्त अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल का नाम जब हम लेते हैं तो हमें इस शब्द को सुनकर के जो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में जो आता है कि महाजनपद काल ही इसे क्यों कहा गया है और इसे कब ये कहा गया है। तो ये देखिए, मैं इस बात को शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूं। ये हमारा हिंदुस्तान का नक्शा जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है, इस तरह का नक्शा जिस हिंदुस्तान में इस समय हम रह रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये इस तरह का दिखाई पड़ता है हमें। लेकिन जब इस महाजनपद काल की बात हुई थी, जिसका समय है 600 से लेके 400 बीसी, 600 से 400 बीसी तक के समय को हम महाजनपद काल कहते हैं। अब कुछ लोगों को ये बीसी समझ नहीं आता है, तो मैं उन्हें बीसी को बताया देना चाहता हूँ कि अगर मैं एक लाइन को खींच दूँ यहाँ पर, और इस लाइन को जिस सन में आज हम रह रहे हैं 2023 में, वो इस लाइन को मान लें। इसके पीछे चलें तो 22 भी था, और पीछे चलें तो कहीं ना कहीं 20 भी था। 2020 हमारा देश आज़ाद हुआ था 47 में, कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति हुई थी, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं जीरो भी रहा होगा। जीरो से जब हम इस तरफ की तरफ चलते हैं तो ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं 261 में कलिंग का युद्ध हुआ होगा, 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ होगा। आगे चलते हैं उसी प्रकार कहीं ना कहीं 400 आया होगा, कहीं ना कहीं 600 आया होगा, और इसी तरह से आगे। तो जीरो से इस तरफ जब हम चलते हैं तो उसे बीसी में काउंट करते हैं, जीरो से इस तरफ चलते हैं तो हम उसे एडी काउंट करते हैं। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इस समय में 400 से लेकर के 600 बीसी तक के समय को महाजनपद काल कहा गया है। अच्छा, जब हमारे हिंदुस्तान का स्वरूप इस तरह का नहीं था तो किस तरह का था फिर हमारे हिंदुस्तान का स्वरूप? उस बारे में अगर हम थोड़ी वार्ता करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप ये स्क्रीन पर ये जो एक फ़ोटो देख रहे हैं, ये तत्कालीन हिंदुस्तान की फ़ोटो है, जिसमें ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं ये विभिन्न महाजनपदों के नाम हैं। महाजनपद से तात्पर्य ये है कि हमारे हिंदुस्तान को उस समय 16 महाजनपदों में बांटा गया था, और चूंकि ये जो जनपद थे ये बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए इनके आगे महा लगाकर महाजनपद कहा गया है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि महाजनपद काल का, ये देखिए आप, इसका समय जो है 600 बीसी से लेके 400 बीसी तक है। महाजनपद काल का पता हमें कब चला, कैसे पता चला, उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्रोत के बारे में देखेंगे तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, वैदिक सभ्यता में जब हम चलते हैं तो वहाँ पर बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हुआ करते हैं। त्रिपिटक थे कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हुआ करते थे।
तो इनमें से ये जो दूसरा मैंने देखा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के 5 निकाय थे। 5 निकाय में कौन कौन से थे? एक दीघ निकाय था, एक मध्यम निकाय था, एक अंगुत्तर निकाय था, एक संयुक्त निकाय था, एक खुंदक निकाय था। तो इसका जो अंगुत्तर निकाय था, इस ग्रंथ में हमें इन 16 महाजनपदों का पता चलता है, यहाँ पर इनका वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का हमें वर्णन मिलता है। हालांकि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इस बात को हम केवल याद रखेंगे कि जब पूछा जाएगा कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो हम वहाँ पर उत्तर देंगे 22। और इससे संबंधित ज़्यादा कोई प्रश्न बनता नहीं है। प्रश्न बनता है तो इन दोनों से संबंधित, ये 16 महाजनपदों से संबंधित। तो चलिए देखते हैं आगे। ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, विनय, सुत्त और अभिधम्म। ये भी याद रखने वाली चीज़ है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा त्रिपिटक में नहीं आता है, और कोई 4 नाम दे देगा और आपसे पूछेगा वो। तो चलिए, जो चीज़ हमने ऊपर सीखी है उनको यहाँ पर हम क्वेश्चन के माध्यम से भी देख लेंगे कि क्या जो हम सीख रहे हैं उसका कोई आउटपुट हमें मिल भी रहा है या नहीं। तो देखिए, RAS की परीक्षा बहुत ही बड़ी परीक्षा राजस्थान की है। प्री के 2016 के प्रश्न में ये प्रश्न बना है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। अब देखिए आप, किन, अभी हमने ऊपर देखा है किन किन में है, तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, 2 तो हमने देखे हैं। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, बौद्ध से संबंधित है, ये जैन से संबंधित है। तो 2 और 4 देखिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। यूपी PCS के प्री 2004 के क्वेश्चन के पेपर में ये क्वेश्चन बना है कि 16 महाजनपदों के विषय में किससे। तो आप देखिए, दीघ निकाय अभी हमने देखा था, सुत्त पिटक का ही एक निकाय था दीघ निकाय, जो कि जिससे हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती है। त्रिपिटक तो विनय, सुत्त और अभिधम गलत है ये। दीपवंश कहीं नहीं आया, दीपवंश महावंश बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे। लेकिन अंगुत्तर निकाय, ये रहा उत्तर। आप देख सकते हैं अंगुत्तर निकाय को, ध्यान से देखिए। अंगुत्तर निकाय हमें उत्तर में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं उसे भी देख लेते हैं कि इन 16 महाजनपदों में ये देखिए, कंबोज जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और गांधार। चूँकि आज के स्वरूप में ये दोनों महाजनपद जो थे वो हमारे हिंदुस्तान की सीमा से बाहर थे। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे हिंदुस्तान की जो सीमा आज हम देखते हैं इस तरह से, इससे बाहर थे ये दोनों महाजनपद, कंबोज और गांधार। यहाँ पर देखिए ये कुरु महाजनपद है, यहाँ पर देखिए ये पांचाल है। गंगा और यमुना के दोआब के आसपास ही ये जितने महाजनपद थे वो अधिकांश थे यहीं पर। कोसल, मल्ल, बज्जी ये नेपाल की तराई क्षेत्र में, अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, अस्सक, अवंती, मत्स्य, सूरसेन। देखिए ये 16 होते हैं, हम इनकी गिनती कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गए 16। तो ये 16 महाजनपदों में हमारा हिंदुस्तान जो था वो इन 16 में बटा हुआ था। अब अगर हम बात करें इन महाजनपदों के बारे में, जो भी विशेष बातें हैं उनको हम देखेंगे जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। अब हम उसकी ओर चलते हैं। तो हर महाजनपद के बारे में कोई ना कोई विशेष बात है। तो ये देखिए,
कंबोज ये सबसे उत्तर में हमें दिखाई दे रहा है हमारे हिंदुस्तान में। ये देखिए सबसे उत्तर में हमें ये दिखाई दे रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तर का महाजनपद कौन सा है तो कंबोज। अब सबसे दक्षिण में देख लीजिए आप, अस्सक या अस्मक, अस्मक या अस्सक इसे दोनों बोलते हैं। राजधानियों की भी हम बात करेंगे बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ। तो ये सबसे दक्षिण की अगर हम बात करें तो ये अस्सक हो गया। सबसे पूरब की अगर हम बात करें तो पूरब में जो सबसे पूरब में स्थित महाजनपद था वो था अंग महाजनपद। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये अंग महाजनपद, ठीक है। तो सबसे पूर्वी हो गया अंग। सबसे पश्चिमी की अगर हम बात करें तो अवंती महाजनपद। अवंती जो था वो सबसे पश्चिमी था। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे संबंधित प्रश्न आप देखिए, आईएएस प्री 1997 1997 के प्री में ये आईएएस के प्री में ये प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने एक मैप दे दिया है, मैप में लोकेशन दिखा दी है महाजनपद की और नाम पूछे हैं आपसे। तो अभी अभी हमने देखा ए बी सी और डी। अब यहाँ देखिए बी से तात्पर्य कौन सा था, सबसे पश्चिमी। डी से तात्पर्य सबसे पूर्वी। यहाँ पर पश्चिमी लिख दीजिए, पश्चिमी, और यहाँ पूर्वी। तो अभी अभी हमने जाना कि जो सबसे पूर्वी था वो अंग था और सबसे पश्चिमी था वो अवंती था। अगर ऐसा कोई भी विकल्प, कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा हो तो अन्य ऑप्शनों को देखना की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर कौन कौन सा है। बी देखिए कौन सा है, अवंती। और डी कौन सा है, अंग। अवंती और अंग, और अन्य कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ए मत्स्य हो गया, सी बत्स्य हो गया। तो ये इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमें प्रत्येक महाजनपद की जो भौगोलिक स्थिति है उसे भी याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक महाजनपद से संबंधित जो भी प्रश्न तथ्यों के रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सब को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और आप उन्हें एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सारे के सारे तथ्य याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। बज्जी को प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था माना जाता है। बज्जी महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो हमारा हिंदुस्तान हो गया ये, और ये नेपाल हो गया, ठीक है। तो नेपाल के तराई क्षेत्र से लगा हुआ यहाँ पर बज्जी महाजनपद है। बज्जी महाजनपद को प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय बज्जी महाजनपद में 8 राजवंश हुआ करते थे। उन 8 राजवंशों में एक वैशाली के लिच्छवी जो थे, वैशाली क्षेत्र के लिच्छवी ने प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था को स्टार्ट किया था। हालांकि ये मल्ल में भी थी ये व्यवस्था, लेकिन प्रथम की अगर बात करें तो बज्जी सही माना जाएगा। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं हम। तो अस्मक एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद था जहां पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का राज था। अभी अभी जस्ट हमने देखा ये अस्सक या अस्मक यहाँ पर था जो कि सबसे दक्षिण में स्थित था, अस्मक, और यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के शासकों का राज था। ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, कंबोज सबसे उत्तरी देख चुके हैं हम। कंबोज एवं गांधार देश की सीमा से बाहर थे, हम लोग देख चुके हैं। सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था। सबसे पश्चिमी महाजनपद, सॉरी यहाँ अवंती होगा, अवंती था। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। जब हम लोग मगध की चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि पूरा टॉपिक है मगध पर, एक उस विषय पर भी हम बात करेंगे आने वाली वीडियो में। अभी केवल हम महाजनपद के बारे में जो भी है सीखेंगे। वर्तमान में यूपी में 8 महाजनपद स्थित थे। हाँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो स्वरूप वर्तमान यूपी का है,
वर्तमान यूपी का है जो स्वरूप, इस स्वरूप में 8 महाजनपद स्थित थे। 8, यानी कि वर्तमान यूपी के स्वरूप में 8 महाजनपद। तो प्रश्न बन जाएगा कि वर्तमान यूपी में कितने महाजनपद स्थित थे, और उसमें ऑप्शन दे देगा 8, 9, 10, 7। तो आपको टिक करना है 8। हाँ, ये देख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ भी है और बहुत पुराना नहीं, 2021 की यूपी आरओ और एआरओ की परीक्षा के प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे वर्तमान उत्तर प्रदेश में। तो 8 आपके उत्तर सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। महाजनपद, उनकी राजधानी एवं भौगोलिक क्षेत्र। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है इन महाजनपदों में तो वो है महाजनपदों की राजधानियाँ। राजधानियाँ अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, तो उन्हें हम बड़े ही बेहतरीन ट्रिक से याद रखेंगे। जब महाजनपद आपको दिखाई देगा तो आपके माइंड में एकदम वो राजधानी भी क्लिक करेगी और आप अपने ऑप्शन को सही करके आएंगे, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंग महाजनपद की। अगर अंग महाजनपद की राजधानी के बारे में हम बात करें तो अंग आपका पूरी आपकी बॉडी है, ठीक है। ट्रिक एक ध्यान रखते हैं हम, बॉडी मतलब शरीर। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके शरीर के प्रत्येक अंग अंग पर चंपी की जाती है। अंग अंग पर चंपी करी जाती है, तो अंग अंग पर चंपी, चंपी से बना चंपा, राजधानी चंपा। अंग याद आएगा तो चंपी याद आएगी और चंपी से चंपा, तो राजधानी याद हुई अंग की, चंपा। ठीक है, अगला है मगध। मगध की राजधानी की अगर हम बात करें, मगध, मगध का मग निकाल लो बाहर, मग। अब ये मग जो था, मग वो राजा के घर में गिरा जाके, राजा के घर में गिरा। अब देखिए, राजा का घर राजगृही और गिरा से गिरिविरज, दोनों राजधानी याद हो गई। मगध का मग निकाल लेंगे हम बाहर, मग जो था राजा के घर में गिरा जाके। काशी की अगर हम बात करें तो काशी तो वाराणसी है, इसे तो कोई भी ट्रिक क्या ऐसे ही हमें याद रहेगा ये, काशी वाराणसी, ठीक है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। वत्स, अब वत्स से कैसे याद रखेंगे, पहले जो गुरु हुआ करते थे तो वो कहते थे वत्स कैसे हो, वत्स, वत्स, हे वत्स कैसे हो। तो वत्स से कैसे हो से कौशाम्बी, यहाँ पर लिखते भी जाइए, वत्स कैसे हो, कैसे हो तो कौशाम्बी, ठीक है। अब बज्जी, बज्जी से अगर हम बात करें तो बज्जी में बा आगे आता है और बा से वैशाली। कोई भी 16 महाजनपदों में केवल एक ही महाजनपद है जो वा से आता है, बज्जी। तो बज्जी, जहाँ भी वा से महाजनपद आए तो उसकी राजधानी भी वा से ही स्टार्ट होगी, यानी कि वैशाली। वा, ठीक है। अब कौशल की अगर हम बात करें तो कौशल्या, कौशल्या कहाँ की थी, राम की माता जी, भगवान राम की माता कौशल्या अयोध्या की थी, तो यहाँ पर अयोध्या, ठीक है। अवंती, अगर अवंती की बात करें हम तो इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है। अवंती को हम ऐसे याद रखें, अवंती, अवनति। और जब अवनति होती है, अवनति का मतलब उन्नति, अवनति, तो जब अवनति होती है तो वहाँ उजाला नहीं होता है, वहाँ उजाला नहीं, काला अंधेरा होता है। काला अंधेरा होता है, तो उजाला से उज्जैनी हो जाएगा, उज्जैनी। और काला अंधेरा, तो काला से महिष्मती, और महिष मतलब भैंस से तात्पर्य काली होती है, तो हम इसे इस तरह से याद रख लेंगे। मल्ल, 8वां महाजनपद है मल्ल। मल्ल मतलब मल्ल युद्ध होता है,
युद्ध, मल्ल युद्ध होता है एक, तो युद्ध मतलब कुश्ती, कुशीनगर, मल्ल की कुशीनगर, मल्ल युद्ध, मल्ल कुश्ती। जब भी मल्ल का नाम सुनेंगे आप तो युद्ध आएगा, युद्ध मतलब कुश्ती, तो कुशीनगर। पंचाल, पंचाल को किस तरह से याद रखेंगे हम? जब 5 लोग चलते हैं ना, 5 लोग चलते हैं, 5 चलते हैं तो दुश्मन मतलब अही भी कांप जाता है। इस तरह से याद रख लेंगे हम, 5 लोग जब चलते हैं तो छत्र के छत्र कांप जाते हैं, दुश्मनों के भी। तो यहाँ पर अहिछत्र और कामपिल्ले, ठीक है। चेदी, चेदी मतलब छेदी लाल। अब छेदी, छेद जो करता है उसमें शक्ति तो होती ही होगी, तो शक्तिमती या सोथिबती, ठीक है। कुरु, कुरु जब हमारे दिमाग में आता है तो कुरु को हम ऐसे याद रखेंगे, कुरु, वर्षा कौन कराता है? वर्षा कुरु, यानी इंद्र, भगवान इंद्र, तो इंद्रप्रस्थ, इंद्र जी वर्षा कुरु, वर्षा को कुरु कौन करता है? इंद्र जी कराते वर्षा। इस तरह से हम इसे कुछ याद रखेंगे। मत्स्य, अब मत्स्य को आप याद रखिए, भगवान विष्णु ने एक बार मत्स्य का विराट रूप लिया था, विराट रूप, तो इसकी राजधानी है विराट नगर। कम्बोज, यानी बोझ अगर कम करना हो पैसे का तो बाजार हाट चले जाओ, हाटक। कम्बोज करना हो तो हाट चले जाओ। कहने का तात्पर्य यदि आपकी जेब में ज़्यादा पैसा है और उसे कम करना है तो आप मार्केट चले जा सकते हैं, ठीक है। सूरसेन, सूरसेन उग्रसेन, आपको याद है मथुरा के राजा उग्रसेन, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। सेन, सेन, सूरसेन उग्रसेन। असमक तो हमने देख लिया सबसे दक्षिणी है और इसकी राजधानी है पैठन, प्रतिष्ठान या पोथन, इसे हम लोग याद रख लेंगे। असमक सबसे दक्षिणी है। और गंधार, धार अगर किसी में लगाते हैं तो किसकी ज़रूरत होती है? हम शिला पर लगा करके धार लगा लेते हैं, किसी भी चीज़ में धार लगाने के लिए हम शिला से रगड़ करके उसमें धार लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने बड़े ही महत्वपूर्ण जो महाजनपद हैं 16 के 16, उनकी राजधानियों को बेहतरीन ट्रिक के साथ याद किया है और इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी हम चर्चा करेंगे आगे। उससे पहले हम आपके लिए एक छोटा सा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि हमने जो भी अभी पढ़ा है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता भी है परीक्षाओं में या नहीं। जितनी राजधानियों को हमने देखा है उनसे संबंधित विभिन्न प्रश्न जो विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं उनको एक बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि हमारा विश्वास थोड़ा और भी मजबूत हो जाए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, मगध की राजधानी कौन सी थी? अब मगध की राजधानी, मगध का मग निकाल लिया था हमने, मग राजा के घर में गिरा जाकर गिरा, ठीक है। यहाँ देख लो आप, प्रतिष्ठान 9, वैशाली 9, चंपा 9, ये देखिए राजा के घर में गिरा जाके। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तुरंत क्लिक करेगा आपके माइंड में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? हम लोगों ने अभी देखा था कि बज्जी महाजनपद जो था उसमें 8 राजवंश थे और उसी में से संबंधित वैशाली के लिच्छवियों ने प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित किया था। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? अब मथुरा, मथुरा के राजा उग्रसेन, अभी हमने इस ट्रिक के साथ देखा था। मथुरा के राजा उग्रसेन, तो सेन से मतलब सूरसेन, सूरसेन, तुरंत क्लिक किया।
अब हम इसके दूसरे जो अन्य भी हैं उनके भी हम देख लेते हैं। बज्जी, हमने क्या बोला था कि केवल एक महाजनपद ऐसा है जिसका नाम वा से स्टार्टिंग होता है और उसकी राजधानी भी वा से स्टार्टिंग होती है, वैशाली। काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। वत्स कैसे हो, कौशाम्बी, बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रमुख कौशाम्बी। चंपा, चंपा से संबंधित अगर हम बात करें तो हमने क्या चर्चा की थी, अंग अंग पे चंपी, बच्चा होता है छोटा, उसके अंग अंग पे चंपी की जाती है, तो अंग अंग, ठीक है। कौशल, कौशल्या, अयोध्या, अयोध्या। मगध, मगगिरा ऊपर बात कर ली हमने। बज्जी ऊपर बात की है, वैशाली। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए कम्बोज, कम्बोज हमने क्या ट्रिक देखी थी, कम बोझ करना हो पैसे का तो बाजार हाट चले जाओ, हाट से हटक। अस्मक, अस्मक की हमने बात की थी, सबसे दक्षिणी है और प्रतिष्ठान या पोतन इसकी राजधानी है। सूरसेन, मथुरा के राजा उग्रसेन, उग्रसेन मतलब सूरसेन, तो सूरसेन मथुरा, लेकिन यहाँ इन्होंने दिया है कौशाम्बी, कौशाम्बी गलत हुआ, यानी कि सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कौशाम्बी वत्स की राजधानी है, वत्स कैसे हो। और कौशल की श्रावस्ती भी एक राजधानी है, श्रावस्ती और अयोध्या। यहाँ पर देख लेते हैं हम कुरु, कुरु से मतलब हमने क्या बात की थी, वर्षा कुरु, तो इंद्र भगवान वर्षा कुरु करते हैं। पांचाल, 5 लोग जब चलते हैं तो अहि छत्र, यानी दुश्मन भी कांप जाता है, काम्पिल्य। कौशल से अयोध्या और श्रावस्ती, कौशल्या कहाँ की थी, भगवान राम की माता जी, अयोध्या और श्रावस्ती। वत्स कैसे हो, कौशाम्बी, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से मिला सकते हैं। ए हो गया इसका, अहिछत्र इसका बी हो गया, वत्स कैसे हो इसका डी हो गया, और साकेत ही पुराना नाम जो है वो हो गया सी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। हमने अभी पढ़ा था महाजनपद काल 600 से 400 बीसी, ठीक है, 600 से 400 बीसी, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौशल, अहिछत्र, मत्स्य विराटनगर हमने अभी देखा, भगवान विष्णु ने मत्स्य का विराट रूप लिया था। वत्स कैसे हो, अंग अंग पे चंपी, लेकिन कौशल अहिछत्र नहीं है। 5 लोग जब चलते हैं तो छत्र के छत्र कांप जाते हैं, तो ये अहिछत्र पांचाल की है और कौशल की है राजधानी अयोध्या, साकेत या श्रावस्ती, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो इसका ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी। अब पांचाल की हमने 2 राजधानियों को देखा है, अहिछत्र और काम्पिल्य। तो उत्तरी की अगर बात करें तो अहिछत्र और दक्षिणी की अगर बात करें तो काम्पिल्य। अब याद कैसे रखेंगे उत्तरी और दक्षिणी, ऊ मतलब स्वर है, आ मतलब स्वर है, तो ऊ आ और दा और का व्यंजन है, तो ऊ से अहिछत्र और दा से काम्पिल्य, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अहिछत्र। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। गंगा नदी से उत्तर में चंपा नदी, इस प्रश्न के बारे में अभी हमने चर्चा नहीं की है, तो जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इससे संबंधित हम यहाँ पर देख लेते हैं हम। सही उत्तर चुनिए, मत्स्य का विराट नगर हो जाएगा, कुरु वर्षा कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा के राजा उग्रसेन, अस्मक की पोतन, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास किया जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और यहीं से अधिकांश प्रश्न इन्हीं प्रश्नों से बनते हैं। तो आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि आने वाली समस्त अच्छी से अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिल जाए।
थैंक यू सो मच।